ये डायमीटर हो गया, ये वर्टिकल लाइन है मान लो इसे। इसको अगर मैं थीटा एंगल पर इधर चला जाऊं और थीटा एंगल पर यहां से थीटा आ गया और इधर भी थीटा आ जाऊं, यहां पर एक पट्टी कट कर ली जाए, पट्टी डी थिकनेस, डी थीटा थिकनेस की, डी थीटा जैसे यहां पर है ना, ये डी थीटा है, और इधर भी जो पट्टी कट की गई है ना, ये भी डी थीटा है। ये जो पट्टी कट की जाएगी ना ऐसे 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 ऐसे, ये उधर भी तो होगी, घूम करके ऐसे आएगी। नहीं, ये तो आधा ही, इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे कट कर ली जाए। तो जैसे इसका एक, ये एक एक पट्टी बनेगी ना, ऐसे पीछे भी जाएगा, ये इसके पीछे भी ऐसा होगा, ऐसे वो दिखा नहीं सकते ना उसके पीछे, ऐसे एक ऐसे रिबन बन जाएगी। रिबन बनेगी कि नहीं रिबन? अरे एक इसको स्लाइस अगर कर दे, एक हॉलो स्फीयर है, उसको अगर स्लाइस में कट किया जाए, स्लाइस में पतले पतले, तो पतली पतले छिलके निकलेगा ना ऐसे, वो रिबन की तरह होंगे। अरे मेरा पॉइंट कुछ वैलिड समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मैं कह रहा हूं? अगर मैं एक स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को ऐसे कट करना शुरू कर दूं, तो उसमें एक पतले पतले स्ट्रिप्स आएंगे ना ऐसे ऐसे, तो ये अगर रेडियस आर है और ये थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो होगा ना, ये आर कॉस थीटा होगा, आर कॉस थीटा। तो ये जो पट्टी आपको मिल रही है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है आर कॉस थीटा। यहां पर जो पतली सी पट्टी मिल रही है ना, स्ट्रिप मिल रही है, इसका रेडियस आर कॉस थीटा है। तो इसका रेडियस, इस रिबन का सरकमफेरेंस कितना होगा? सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना होगा? डीए कितना होगा? सरकमफेरेंस इनटू विड्थ, सरकमफेरेंस इनटू विड्थ। किसी रिबन का एरिया क्या होता है? रिबन, रिबन रिबन मतलब ऐसे कोई है, अगर एक पट्टी है ऐसी, एक ऐसी पट्टी पड़ी हुई है कोई, ये मान लो इधर नहीं दिख रहा है, तो एक ऐसी कोई पट्टी है, मान लो एक रिबन है ऐसी, ये मान लो एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को मान लो इसका रेडियस आर है और इसकी थिकनेस डी आर है, डी आर। तो अगर इस रिबन को मैं यहां से कट कर दूं और स्ट्रेच कर दूं, सीधा ऐसे रिबन बन जाएगी ना ऐसी। अगर इसको मैं काट करके सीधा फैला दूं, खींच दूं, तो एक ऐसी रिबन बनेगी ऐसी, थोड़ा सा डिफॉर्म होगी, लेकिन इतने कम डिफॉर्मेशन को मेरिट कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 2 पाई आर। इस फीते की, इस रिबन की लेंथ 2 पाई आर होगी, और इसकी जो विड्थ कितनी होगी? विड्थ, विड्थ होगी डी आर। तो इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर डी आर। वैसे ही इस रिबन का एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर। तो इस पट्टी का जो एरिया होगा वो 2 पाई आर डी आर होगा। अब आर कितना है? 2 पाई आर है, आर कॉस थीटा। और डी आर कितना होगा? डी आर, छोटा सा जो एलिमेंट मिल रहा है ना, ये आर्क तो है, आर्क। तो आर्क लेंथ होता है रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ये जो छोटा सा आर्क तुम्हें दिख रहा है, ये अपने सेंटर पर डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस आर्क की लेंथ हुई आर डी थीटा, और यही जो आर्क की लेंथ है, यही तो इस पट्टी की विड्थ है ना, तो आर डी थीटा, आर डी थीटा, ये इसका एरिया हो गया। ये तो होगा आर साइन थीटा होगा ना, ये गड़बड़ है, ये परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है तो आर साइन थीटा होगा। तो आर साइन थीटा यहां लिखना है, यहां आर साइन थीटा लिखना है। तो अब इसका, इस पट्टी का एरिया आ गया ना, तो पूरा एरिया कितना होगा? पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। बोलो भाई, इसका एरिया, बच्चे बताओ, बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कोई बोल नहीं रहा आज।
क्या चक्कर है? ये गॉस लॉ में पढ़ा रहा हूं ना, गॉस लॉ। इसमें कोई डाउट है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, वो मैं ड्राइव कर रहा हूं। तो अगर इस स्फीयर को बहुत सारे रिबन्स में काटा जाए तो एक रिबन ऐसा बनेगा, एक ऐसा रिबन आएगा, कुछ एक रिबन यहां पर आएगा, एक रिबन यहां पर, एक रिबन नीचे, ऐसे बहुत सारे रिबन्स होंगे ना, ऐसे कट किए जाएंगे, है ना। यहां पर ऐसे रिबन्स कट किए जाएंगे, यहां पर ऐसा। तो अगर मैं सारे रिबन्स को इंक्लूड करना चाहता हूं तो मैं थीटा की वैल्यू क्या से क्या रखा जाए? थीटा की वैल्यू मैं कहां से कहां रख दूं कि मुझे सारे रिबन्स इसमें इंक्लूड हो जाएं? थीटा की वैल्यू जैसे -π/2 से लेकर के और π/2 तक आ जाए। तो -π/2 पर जैसे मान लो मैं यहां से जा रहा था, या 0 से पाई कर लो, तो 0 से पाई अगर कर लो तो सारे इसमें हो जाएंगे। तो कितना एरिया आ जाएगा देखो, 2πr² साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हो ना तो लिमिट्स को उल्टा कर दो, तो पूरा एरिया कितना हो गया, 2πr² cos 0 माइनस कॉस पाई। तो पूरा एरिया कितना हो गया, 2πr², cos 0 इज 1 और cos पाई भी 1, तो ये 4πr² हो गया। तो किसी स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, इसका प्रूफ ये लिखा है। इसका प्रूफ लिखा हुआ है। इसमें कोई डाउट है? इसको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाई फाई तो नहीं हो रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। अरे समझना बहुत जरूरी है भाई। चीजें जब पढ़ ही रहे हैं तो ठीक से पढ़े। किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी बच्चे को। नो सर। समझ में आया भाई? बहुत सारी पट्टी करनी है, जैसे एक फॉलो किया दिया जाए, एक गोला, एक गेंद लेने, गेंद बॉल लेने, उसको स्लाइस में कट कर, ऑरेंज के छिलके को अगर उतारा जाए, पतला पतला कट किया जाए, तो पतले पतले स्ट्रिप्स से निकलते चले जाते हैं छिलके। उसी में से एक छिलका यहाँ पर है, एक स्ट्रिप यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको डिलीट कर दिया तो आ गया। अब मुझे बहुत सावधानी से जो बताया गया इसमें बच्चा, वही जो मैंने क्वेश्चन दिया था एक फ्लक्स निकालने का, वही कर पाएगा। ये ध्यान से देखो। बोलना है सबको ना, जिसको पता हो तुरंत बोलेगा। अगर एक स्फीयर है और इसका रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया अभी हम लोगों ने प्रूव किया, कितना होता है? बोलो भाई बच्चे। 4πr²। और अगर आधा हो, ये जैसे हाफ हो, हाफ इतना ही हो मान लो, तब कितना सरफेस एरिया होगा हाफ का? 2πr² होगा कि नहीं? बोलो वैष्णवी, यस सर। है ना। और अगर ये क्वार्टर ही हो, मान लो इतना ही हो, स्फीयर का 1/4 पार्ट, 1/4 सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, जैसे यहां मैं दिखा नहीं सकता ना, इधर भी होगा, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr² का 1/4। नहीं समझे बात? अरे सर समझ गए। पहले पूरा सरफेस था ना, एक पूरा स्फीयर था, तो उसका एरिया था 4πr²। उस गोले को हाफ कर दो तो आधा जो एनवेलप हुआ ना उसका 2πr², उस हाफ को भी हाफ कर दो तो वो 4πr² का 1/4 हो जाएगा ना। अब बताओ कि अगर मैं इसमें से और कम कर दूं थोड़ा सा, इतना ही बचा हो स्फीयर में से, पहले स्फीयर था ना ये, इतना ही बचा हो,
मान लो ये एंगल कुछ है थीटा, है ना, ये 2 थीटा, मान लो इधर भी थीटा, इसका हाफ एंगल मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब कितना होगा एरिया इसका, अब एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, नहीं समझे बात। जैसे भाई ये है स्फीयर, अगर मैं पूछूं, जैसे ये एंगल मान लो थीटा है, ये थीटा है, इधर भी थीटा है, तो यहां पर जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कौन बताएगा स्फीयर का? अरे यहाँ एरिया होगा ना, ऐसे कट कर लिया जाए, कई बार तरबूज या उसमें तरबूज खरीदते हैं ना, तो उसमें से ऐसे वो ऐसे काट करके निकाल देते हैं, एक कोन टाइप का निकल आता है, तो सरफेस एरिया कितना होगा ये? सर इंटीग्रेट करें? अब तो कर लिया था ना, इसका एरिया क्या होगा वो तो निकाल सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला लिखा था 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन करना था ना, तो अब देखो, अब ये जो एंगल है वो 0 से पाई हमने लिया था, अब इसको 0 से थीटा कर दो, सिर्फ 0 से थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा लिखना चाहते हैं तो लिमिट्स को उल्टा कर दो, थीटा और 0 ऊपर कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा। ये तुम्हें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखें तो कंपटीशन बहुत यूजफुल है। अगर स्फीयर में से कुछ ऐसा सेक्शन हम निकाल लें, एक स्फीयर है जिसका कुछ सेक्शन यहाँ पर निकाल दिया जाए, तो उस सेक्शन का अगर सेमी वर्टेक्स एंगल गिवन है, अगर उस सेक्शन का सेमी वर्टेक्स एंगल गिवन है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये अगर पता होगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों की, ये जो मैंने इस सेक्शन यहाँ पर लिया है, इस सेक्शन का के सारे पार्ट सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, इस स्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट है, इस स्फीयर के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? रेडियस। तो अगर इस एरिया को रेडियस की स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परेशान करेगा, नहीं समझोगे। सॉलिड एंगल किसी भी ये 3 डायमेंशनल सरफेस है कि नहीं, मिहिर है कि नहीं? शाश्वत यस बताओ, ये 3D फिगर है कि प्लेन फिगर है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 3D की बात कर रहा हूँ, 3D है ना। तो ये जो यहाँ से निकलेगा, एक पोर्शन निकलेगा यहाँ से काट करके, यहाँ पर एक ऐसा रहेगा ना, ऐसा कुछ ऊपर एक कर्व सेक्शन रहेगा ना, तो ये पूरा सेक्शन अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है उसको निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी कर्व सेक्शन का एंगल निकालना हो किसी पॉइंट पर, तो क्या करना है, जिस सेक्शन का सॉलिड एंगल निकालना हो उस सेक्शन का सरफेस एरिया निकालकर, और जहां पर निकालना है उस सेक्शन के हर पार्ट और उस जहां पर निकालना है उसके बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल आ गया, सॉलिड एंगल इतना कितना, अगर इसको मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहां पर जो सॉलिड एंगल मिल रहा है, ये सॉलिड एंगल कितना होता है, ये सॉलिड एंगल होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा।
very important. This result is very important for many difficult questions to come. अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आप आज किसी भी लेवल का क्वेश्चन 30 सेकंड में बता सकते हैं, 30 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। सॉलिड एंगल, what is most important is the conclusion. अब हम देखना चाहते हैं कि क्या है इसमें। मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लो ये क्या शेप दिख रहा है तुम्हें, ये क्या शेप दिख रहा है, शेप क्या है, ये कोन है। इसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है। थीटा को क्या बोलते हैं, बोलो? सेमी वर्टेक्स एंगल। इसका सॉलिड एंगल कितना होगा? ये कोन है, कोन। अच्छा, इसी में अगर ऐसा थोड़ा सा बना दिया जाए तो स्फीयर वाला पार्ट होगा कि नहीं? ऐसा जैसे कोन में आइसक्रीम जो भरते हैं, आइसक्रीम जो भरते हैं थोड़ा ऊपर निकल आता है ना, ऐसा जो फिल करते हैं उसमें कोन में स्कूप, तो ऊपर निकल आता ना 3D ऊपर का ऐसा उभरा हुआ सरफेस। यस। तो अभी तक तो ये कोन था, और जब इसमें ऐसे कुछ बना दिया जाए तो ये स्फीयर का पार्ट हुआ कि नहीं? जिसको स्फीयर हम लोगों ने बताया था कि एक स्फीयर में से छोटा सा पार्ट हुआ कि नहीं? नहीं समझ रहे हो बात? तो ये स्फीयर का जो हम लोगों ने इस स्फीयर का ये जो पार्ट जितना सॉलिड एंगल बना रहा है, वही तो ये कोन बनाता ना उस पॉइंट पर। यस सर। बस सॉलिड एंगल में कोई दिक्कत थोड़ी आ गई, वो एंगल तो वही रहा, चाहे इसको कोई कोन कह दे, चाहे कोई पूछ ले कि भाई कोन जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है वो अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा, क्या? 2π1 माइनस कॉस थीटा। चाहे ये कह दे और चाहे कोई स्फीयर कह दे। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई फ्लक्स का शेप, बाहरी शेप क्या है उस पर फर्क नहीं पड़ता ना फ्लक्स का कैलकुलेशन। तो कोई ऐसे बोल दे कि भाई ये एक ऐसा है, स्फीयर का पार्ट है, इसका सॉलिड एंगल कितना है, नहीं समझे बात? बोलो। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। अब हमें जो याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई कोन हो, जैसे मान लो यहां पर एक ऐसा सिलेंडर है और यहां पर एक्सिस है। एक क्वेश्चन दिया था, याद आया किसी को? यहां पर मान लो क्यू, यस सर। क्यू चार्ज रखा है। ये नहीं तो हुआ, ये कोन हुआ कि नहीं? ये जो आपको दिख रहा है कोन, अरे यस सर। ये कोन ही तो है, और इधर भी एक कोन है। इसका मान लो कुछ और कहते हैं, बीटा कहते हैं इसको, इसको बीटा कहते हैं। तो मुझे कौन बताएगा कि इस वाले पार्ट का, इधर लेफ्ट वाले कोन का सॉलिड एंगल कितना होगा? सॉलिड एंगल कितना होगा? ये पूरा सरफेस कितना सॉलिड एंगल यहां पर सबटेंड करेगा? अभी फॉर्मूला बताया था ना, 2π1 माइनस कॉस। 2π1 माइनस कॉस थीटा, 2π1 माइनस कॉस थीटा। इधर वाला सॉलिड एंगल क्या होगा? ये वाला सॉलिड एंगल कितना होगा? 2π1 माइनस कॉस बीटा। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ये सिलेंडर तो है बेटा, ये सिलेंडर है भाई, 3D है, तो 3D वाला जो सेक्शन है वो अपने सेंटर पर, जैसे ये 3D, ये तो सरफेस हो गया, ये सरफेस अपने इस वाले पॉइंट पर, वर्टेक्स पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या था वैष्णवी? क्वेश्चन क्या करना था हमें? Sir, find the flux of the curved surface and the two sides of the sphere. तो इसमें देखो जरा, आप देखना ध्यान से।
यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी, जैसे यहाँ से अगर लाइंस निकलेंगी ऐसे, बहुत सारी लाइंस निकलेंगी ऐसे करके, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। उस दिन बनाया था मैंने शायद ऐसा। इसका फ्लक्स निकालना है, इसका फ्लक्स निकालना है इस पार्ट से, थर्ड एंगल पता है। तो ये बताओ, ये जो चार्ज यहाँ पर रखा है, इसकी लाइंस अगर हर तरफ फैलती तो कितने सॉलिड एंगल में फैल रही है? इस चार्ज की लाइंस कितने एंगल में फैल रही है? 4 पाई ना, इससे रेडियंस हर तरफ फैल रही है, बताया था ना हर तरफ। अरे अभी तो 4 पाई आर स्क्वायर वाला बताया था ना, हर तरफ अगर फैल रही है तो थीटा यहाँ पर देखो, थीटा आधा पाई हो जाएगा ना, तो 4 पाई आ जाएगा। एक स्फीयर अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हुआ? सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया बटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर पूछा जाए कि एक स्फीयर अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, तो क्या कहोगे? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर के हर पार्ट, और स्फीयर के हर पार्ट का डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से? आर, तो उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो तो 4 पाई। तो स्फीयर अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है? 4 पाई स्टेरेडियंस। कितना करता है? 4 पाई स्टेरेडियंस। अरे बोलो बच्चे, तो अगर ये चार्ज यहां पर रखा है तो ये कितने एंगल में अपनी लाइन सेमिट कर रहा है? कितने सॉलिड एंगल में? बोलो जल्दी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा है तो एक पॉइंट चार्ज कितने एंगल्स में अपने रेडिएशंस फैला रहा है? 4 पाई। 4 पाई, है ना। तो टोटल फ्लक्स अगर निकालते, इसको कवर करने वाला अगर टोटल फ्लक्स निकाला जाए, हर तरफ से ढकने वाला निकाला जाए, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता। तो 4 पाई स्टेरेडियंस में कितना फ्लक्स फैलाता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे 4 पाई हर तरफ। अगर किसी चार्ज को ढक दिया जाए चारों तरफ से और पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स बताओ, तो आप क्या बताओगे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हर तरफ मतलब 4 पाई स्टेरेडियंस में निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट रेडियन में कितना होगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ध्यान से सुनो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसका रीजन तुम लोग समझ रहे हो? समझ नहीं पा रहे मेरी बात? भाई आपने बहुत पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्कूल में गए, पढ़ा, हर जगह पढ़ा कि कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई ही क्यों होता है, एप्सिलॉन नॉट नीचे क्यों होता है, वो भी समझ लो ये बात। तो यूनिट रेडियन में किसी भी चार्ज से यूनिट स्टेरेडियन में कितना फ्लक्स जाता है, इतना फ्लक्स जाता है। तो हमारा कितना सॉलिड एंगल है? इतना। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा में कितना फ्लक्स जाएगा, गुणा कर दो। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा। तो यहां से पाई पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहां? Q इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थीटा कितना था क्वेश्चन में मैंने दिया था, शायद ये भी आर था और रेडियस भी आर था। थीटा 45 डिग्री था, इधर वाला थीटा 45 डिग्री था, चेक कर लेना क्वेश्चन जहां लिखा है। यहाँ 45 डिग्री रख दोगे तो ये आ जाएगा Q 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। लेफ्ट फेस से इतना फ्लक्स जाएगा बाहर, कोई डाउट हो तो बताओ। अब मैंने ये एक्चुअली डिस्कस कर लिया था, ये एडवांस्ड का मतलब लेक्चर है, लेकिन अब तुम लोग मतलब मैंने कह दिया था, है ना, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं समझ में आना चाहिए, फिर मैं समझा दूंगा। डिफिकल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझने का पेशेंस होना चाहिए बस, और समझाने वाले का पेशेंस होना चाहिए। तो मेरे पास तो पेशेंस है समझाने का, तुम्हारे पास
ना हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको एक बार देखो और इसमें डाउट्स पूछो जिसको कुछ समझ में नहीं आया। डाउट्स पूछो, या आंसर होगा। बोलो, किसी को डाउट नहीं है? सर ये जो फ्लक्स निकला है ये टोटल फ्लक्स है या सर सिलेंडर? नहीं नहीं, इधर से लेफ्ट वाले सिलेंड्रिकल पार्ट से, अभी राइट का बाकी है। टोटल तो सर, है ही है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सर तो फिर जो वो जो स्फीयर बनेगा सिलेंडर में उसका फ्लक्स क्या होगा? कहां पर स्फीयर बनेगा? सर वो जो डायग्राम ये में इधर ये ऐसे बनेगा ना, हाँ इसका जी वही फ्लक्स होगा जो इस सिलेंडर के प्लेन पार्ट से। भाई अगर चाहे स्फीयर से ढक दो इसको और चाहे इधर से निकाल दो। मैंने उस दिन बताया था जब गॉस थ्योरम पढ़ाई थी कि जो एनवेलप है उसका शेप डिपेंड नहीं करता है ना कुछ। नहीं समझे मेरी बात? जैसे यस इस कोन से प्लेन पार्ट से चाहे निकालो और चाहे इसको मान लो कि ये स्फीयर के छोटे से पार्ट से बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स तो वही होगा। तो इधर वाला फ्लक्स मैंने कैलकुलेट कर दिया है। इधर वाला फ्लक्स कितना आ गया? Q1 माइनस 1/√2/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके अब ऐसे ही इस फार्मूले में जैसे यूनिटरी मेथड में रख देना, जैसे जो उधर का निकाला है तब तो इधर का निकाल ही लोगे। यस अरे जैसे कॉस बीटा निकालोगे ट्रायंगल में, ये कितना दिया था? 2r दिया था शायद बेस, और ये परपेंडिकुलर r था, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √5r हो जाएगा। तो कॉस बीटा जानते हो कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में? कॉस बीटा 2/√5। तो जहां तुमने 1/√2 लिखा है, अगर इस वाले पार्ट से तुम्हें फ्लक्स निकालना हो, इस वाले पार्ट से अगर फ्लक्स निकालना हो इस वाले पार्ट से, तो जहां पर तुमने 1/√2 लिखा है वहां पर क्या लिख दो? इस वाले पार्ट से अगर तुम्हें निकालना है फ्लक्स कितना होगा इस वाले पार्ट से, तो इस वाले पार्ट से फ्लक्स हो जाएगा Q इंटू 1 माइनस 2/√5/2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बच्चों, यस यही तो कॉस थीटा रख दिया। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स तो टोटल तो होगा लेफ्ट वाले प्लेन सरफेस से, राइट वाले प्लेन सरफेस से, और कर्व्ड वाले पोर्शन से। तो टोटल तो वही होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये मैंने तुम्हें लिखा दिया, ये वाला पता है, तो ये आ जाएगा ना। यस ये पूरी कहानी है उस क्वेश्चन के बारे में। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। मैं एक आपको एक ग्लिम्स आपको चाहिए कि भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई एडवांस्ड में। जब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है, हर चीज नहीं पता है, आप क्वेश्चन के बारे में अनुमान नहीं लगा पाएंगे क्या सही क्या गलत है। एक्चुअली आप गलत करके आ जाएंगे। बताओ बच्चों, बताओ क्या गड़बड़ है? ठीक है ना। अरे हो गया, बाद में डाउट पूछना इसको एक बार, इसको देख करके। डरने की जरूरत नहीं, सीखना है, उसको लगे रहना है कि कैसे नहीं होगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था शायद ना, गॉस थ्योरम। तो क्या पढ़ा था गॉस थ्योरम में? गॉस थ्योरम में क्या पढ़ लिया था? बोलो, कोई बताएगा? मुझे याद नहीं है। श्लोक बताओ। हाँ, टोटल फ्लक्स निकालना है। कुछ पॉइंट्स लिखवाया था मैंने। नो सर, स्टेटमेंट आपने लिखवाया था। स्टेटमेंट लिखवा दिया था, है ना। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सही होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखवाया था क्या? सर तो पहला पॉइंट है कि गॉस लॉ इज
applicable to find total flux associated with a closed surface. गॉस लॉ से हमेशा हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं क्लोज सरफेस से. अगर ओपन सरफेस होगा, ये शायद पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, हमेशा टोटल ही बताएगा. ये कभी एक सरफेस का नहीं बता सकता. अब सिमेट्री अगर है तो तुम डिवाइड कर सकते हो. जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने कहा भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मिला करके मुझे 300 में 270 मार्क्स मिले, तो बताओ उसको अलग अलग सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले. तो आप नहीं बता सकते. फिर वो अगर हिंट देते कि मेरे तीनों में इक्वल मार्क्स हैं, तब तो बता ही दोगे 90 90 90. तो गॉस लॉ हमेशा टोटल फ्लक्स बताएगा. अगर उस सिचुएशन में कोई सिमेट्री है, कोई हिंट है, तो हम उसको डिवाइड करके बता सकते हैं. वो अपना कॉमन सेंस है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है. गॉस ने ये नहीं कहा था कि डिवाइड कर दो. गॉस हमेशा कहते हैं कि टोटल फ्लक्स वो बता सकते हैं बस. अगर मान लो किसी बहुत सारे सरफेस है, तो एक सरफेस का फ्लक्स वो नहीं बता सकते. ये अलग बात है कि अगर सारे सरफेसेस में वो फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिवाइड कर दो, तुम वो तुम्हारा काम. पहला पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट, गॉस लॉ इज applicable in the case of inverse square field फंक्शन ना, फील्ड. ऐसे गॉस लॉ हमेशा ऐसी फील्ड का फ्लक्स निकालने के लिए यूज करते हैं जिस फील्ड में 1/r² आता है. तो बताओ बच्चों कि अगर पॉइंट चार्ज है तो r डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज की फील्ड क्या होती है? 1/4πε0, भूल गए, q/r². जिस फील्ड में नीचे r² हो, ये फील्ड क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/r². ऐसी फील्ड्स जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, उनको इनवर्स स्क्वायर फील्ड कहते हैं. नहीं समझे? तो गॉस लॉ सिर्फ ऐसी ही फील्ड के लिए वैलिड है. अब तुम लोगों को पूछना चाहिए क्यों? तुम लोग पूछते नहीं क्यों? गॉस लॉ ने सॉलिड एंगल का यूज करके ये स्टेटमेंट डिराइव किया था. और सॉलिड एंगल में नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. नहीं समझ रहे मेरी बात? सॉलिड एंगल के फॉर्मूले में अभी हमने लिखा था कि सॉलिड एंगल होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. इसलिए जहां जहां उनका ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, वो वहीं पर सही रिजल्ट देगा जिस जगह पर इनवर्स स्क्वायर फील्ड हो. ये पॉइंट क्लियर है? अरे पॉइंट क्लियर है ये शाश्वत? यस सर. बोल दिया करो तुम लोग, जल्दी आगे में बढ़ जाओ करो. जैसे ये श्लोक बोला अभी अभिसार, पॉइंट क्लियर हुआ ये जो मैं लिख रहा हूं? समझ गए ना बात को? तो 1/r² के प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट पॉइंट, गॉस लॉ is applicable for
every type of distribution, every type of distribution of charge, distribution of charge, चार्ज कैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे इकट्ठे रखे हो चाहे अलग रखे हो, हर टाइप के लिए गॉस लॉ वैलिड है, बट यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इसका मतलब कोई मुझे समझा पाएगा? ये जो स्टेटमेंट लिखा है कोई समझा सकता है मुझे? बोलो। तो चार्ज के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इसमें क्या लिखा है? पढ़ो जरा, वैष्णवी पढ़ना, स्टेटमेंट पढ़ो पहले, क्या लिखा है? क्या पढ़ो तो लाउडली पढ़ो। Gauss law is applicable for every type of distribution of charge, हाँ, but useful for symmetrical charge distribution. इसका मतलब ये है, समझा बात को, कि जैसे मान लो ये, मान लो स्फीयर है, ऐसा स्फीयर, एक स्फीयर है, इसके सरफेस पर चार्ज, हम छोटा स्फीयर बना देता हूं थोड़ा सा, ऐसा मान लो, ऐसा है, ये स्फीयर है, इस पर चार्ज को हमने सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सरफेस पर, और एक ऐसा सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये मान लो टोटल चार्ज Q है, तो बताओ इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे होगा कि नहीं? इस सरफेस के अंदर कुल चार्ज कितना है एनक्लोज्ड? Q, तो Q. फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इन्हीं चार्ज को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हम लोग इकट्ठा रख दें, ऐसे कहीं इकट्ठा मैंने रख दिया चार्ज को, ऐसे इतने में ही इकट्ठा कर दिया, Q चार्ज यही रखा हुआ है, तब भी यही आंसर आएगा। यस नहीं सर। समझे बात मेरी? किसी भी गॉसियन, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। A closed surface which encloses completely a given charge distribution is called as a Gaussian surface. Gaussian surface एक ऐसी सरफेस जो गिवन चार्ज को कंप्लीटली ढक ले, उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज चाहे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे अनसिमेट्रिकली, फ्लक्स निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है। नहीं समझे बात? बट लेकिन यूजफुल किस में होगा? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना यूनिफॉर्मली, उस केस में इसका हम यूज कर पाते हैं। एप्लीकेबल तो बहुत जगह है, लेकिन यूजफुल नहीं है। नहीं समझे बात? अरे बात समझे कि नहीं? बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब वैलिड होती हैं, लेकिन वो यूजफुल नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसको कर नहीं सकते, लेकिन करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हम गॉस लॉ को इस पूरे चैप्टर में कहां पर अप्लाई करेंगे? जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे चार्ज, और जहां पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वहां पर हम कर नहीं पाएंगे कि करेंगे नहीं? कर सकते पर यूजफुल। हाँ, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। हम बात समझ गए होंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट इकट्ठा कर देते हैं, कहते हैं गॉस लॉ इज नॉट वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड, और एक स्टेटमेंट में लिखा होता है कि गॉस लॉ इज वैलिड बट नॉट यूजफुल। वही सही है। नेक्स्ट पॉइंट, गॉस लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग।
नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? फोर्थ पॉइंट गॉस लॉ क्या होता है? टोटल फ्लक्स बराबर, बोलो, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई, यही तो होता है। तो ये बताओ कि फ्लक्स का एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जब गॉस नहीं पढ़ा था तो उसके पहले फ्लक्स कैसे निकालते थे? याद करो, ई डॉट डी एस से निकालते थे कि नहीं? यस सर। ये तो निकालते थे। अगर ये फार्मूला ना होता है गॉस, तो हम लोग क्या करते? किसी भी क्लोज सरफेस के छोटे छोटे पार्ट्स लेते, डीएस, डीएस क्या है? छोटे छोटे एरिया, उसको लेते, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट करते और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते पूरे सरफेस के लिए टोटल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये भाई चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये क्या लिखा है? इसको क्या पढ़ोगे? ये क्या पढ़ोगे? क्या है ये? इंटीग्रेशन ई डी। टोटल सरफेस इंटीग्रेशन, ये सरफेस इंटीग्रेशन है। अगर डीएस लिखा हो ना, सरफेस इंटीग्रेशन, ई डॉट डीएस। टोटल कहाँ है इसमें? टोटल कहाँ लिखा है पूरे एक्सप्रेशन में? ये जो गोला बना है ना, इस गोले का मतलब है टोटल। टोटल मतलब कि पूरे सरफेस में कोई छूट ना जाए, कोई भी एलिमेंट, सबका हमें फ्लक्स ऐड करना है। तो टोटल का सिंबल ये हो गया, ऐसे गोल गोल जो बना है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, हर सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू को ऐड करना, मतलब इंटीग्रेशन। बाकी फ्लक्स तो पता ही है। तो मान लो कि ऐसा एक कोई सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, और इसके अंदर एक चार्ज यहां पर है Q1, एक चार्ज यहां पर है Q2, एक चार्ज यहां पर है Q3, एक चार्ज बाहर है Q4, एक चार्ज यहां पर है Q5। तो ये जो फ्लक्स है ना, इस सरफेस से जो फ्लक्स है टोटल, वो किस वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है? 4 and 5. Q4 एंड Q5, क्योंकि वो बाहर है ना। अरे अब पढ़ा भूल गए क्या? किसी भी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स टोटल होता है, वो उस सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड हैं उसी के कारण डिपेंड करता है, उसी पर डिपेंड करता है। तो इनका रोल नहीं होगा ना Q4 Q5 का, बोलो। Yes, sir. इसका रोल नहीं होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस थ्योरम is the total electric field, is the total electric field due to all charges present inside or outside, present inside or outside। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई भाई। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? पूरा टर्म क्या है ये? अरे बोलो बच्चों, भाई बोला करो जल्दी, ये क्या लिखा है पूरा? इंटरैक्टिव क्लास का मतलब बोला करो ना, जैसे ऐसे तुम्हें वीडियो बना के तुम्हें बता दो। टोटल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। टोटल फ्लक्स, ये क्या लिखा है पूरा? इसकी जगह ही तो लिखा है, तो ये क्या था ऊपर? टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स तो केवल अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। टोटल फ्लक्स तो केवल अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन टोटल फ्लक्स निकालते समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लिखी इंटीग्रेशन के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का। लगभग 10 बार तो आईआईटी में पूछा ही गया होगा और नीट में ये क्वेश्चन। बच्चे क्या लगा के आते हैं? उसमें ऑप्शन लिखा होता है E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, पहला ऑप्शन, प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस ओनली। 98% बच्चे प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस पर टिक कर देते हैं और उतने ही फेल होते हैं, 98%। फ्लक्स जो होता है वो अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। ये जो फील्ड यहां पर लिखी हुई है, वो तो अंदर वाले चार्ज की भी होगी और बाहर वाले चार्ज की भी होगी। समझ नहीं पा रहे हो लेकिन तुम लोग,
हजम नहीं कर पा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, मुझे लग रहा है। क्यों स्लो? जैसे बात मान लो अलग बात है, लेकिन जैसे दिमाग में क्लियर नहीं हो रही, मुझे लग रहा है। क्यों? सर हो रही है। जैसे ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ना, जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट में लो, एलिमेंट, तो यहाँ पर इसकी फील्ड, Q2 की फील्ड, Q3 की फील्ड, Q4 की फील्ड, Q5 की फील्ड, सब 5 फील्ड का जो नेट होगा ना, वो E यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन हम जब सारे ऐसे सारे सरफेसेस के लिए ये सारा काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो Q4 और Q5 वाली फील्ड हर जगह ऐड होकर के 0 हो जाएगी। ये नहीं कि हमने लिया नहीं था, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था फील्ड में, उसका सम 0 हो गया है, तो टोटल फ्लक्स में उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम फील्ड लिखेंगे तो अंदर के चार्जेस और बाहर के चार्जेस सबका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस थ्योरम के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। चार पॉइंट्स हैं ये, बोलो कोई डाउट हो तो बोलो, बताओ, बोलो। अब देखो, अच्छा ये बताओ, स्लोप क्या, जो मैंने एग्जांपल्स लिखवाए थे वो सबको लिखा हुआ है कि नहीं? ये फ्लक्स निकालने का एग्जांपल बताया था कि नहीं? एक ऐसा क्यूब लिया था शायद, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई थी शायद, कुछ ऐसा था। यस सर। एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड? E नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स आई कैप लिखा था क्या? यस सर। तो इसमें नेट फ्लक्स कितना आया था? नेट फ्लक्स, ये तो बाहर वाली फील्ड है, इसमें फ्लक्स का याद है किसी को आंसर कितना आया था? फिर एप्सिलॉन अल्फा ए स्क्वायर। क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए स्क्वायर, ये आया था, है ना? यस सर। अच्छा, गॉस थ्योरम से देखा जाए तो अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, तो गॉस थ्योरम से तो इसका आंसर 0 आना चाहिए फ्लक्स का। अरे ये फील्ड तो बाहर से कहीं से आ रही है ना, ऐसी नहीं समझ पा रहे मेरी बात? सर समझ जैसे फील्ड ऐसी है, इस क्यूब के अंदर मैंने चार्ज कहीं दिखाया था? देख लो जरा, नहीं दिखाया होगा। नहीं दिखा। तो गॉस थ्योरम से करोगे तो आंसर तो कहेगा कि चार्ज है ही नहीं। तो गॉस थ्योरम होता है भाई, फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तब तो ये 0 आना चाहिए ना आंसर, जबकि ये नॉन जीरो है। वेयर इज द फ्लॉ? एरर कहां पर है, गलती कहां है? दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में दोनों, मतलब पॉलिटिकली तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है, साइंस में ऐसा ही चलता है। तो इसमें क्या गलती है? जल्दी बताओ भाई बच्चों, वेयर इज द एरर? नहीं बताओगे? अरे टाइम कितना हो गया, लास्ट पॉइंट है, जल्दी बोलो। 7 होने वाले होंगे, देखो जल्दी बोलो। व्हाट इज द फ्लॉ? अरे बताओ, श्लोक, अभिसार, जानवी, समर, मिहिर, शाश्वत, सर वैष्णवी। गॉस में एनक्लोज लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एनक्लोज वाला नहीं लिया है। क्यों एनक्लोज नहीं? एक क्यूब तो एनक्लोज ही होता है ना हर तरफ से। सर फील्ड बाहर से आ रही है। नहीं, हमें तो उससे मतलब ही नहीं होता, हमें तो चार्ज देखना है। तो क्या गलत है? ये आंसर सही है, ये सही है कि ये सही है? बताओ जल्दी बताओ। ये गलत है, ये सही है, क्यों?
तो भाई ये जो फील्ड है ना, ये इनवर्स स्क्वायर फील्ड नहीं है। इनवर्स स्क्वायर फील्ड नहीं है ये फील्ड। गॉस थ्योरम लगाने के पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि फील्ड कैसी है, इनवर्स स्क्वायर होनी चाहिए ना। अरे यस सर। तो ये फील्ड इनवर्स स्क्वायर नहीं है, तो इसमें गॉस लॉ लगाओगे तो गलत रिजल्ट आएगा ना। Yes, sir. दिस इज द फ्लॉ। ऐसे नहीं कि ये साइंस है, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ोगे तभी वैक्सीन बना पाओगे भाई, नहीं तो जल्दी नहीं बन पाएगी बात। दिस इज, इसमें गॉस थ्योरम लगा ही नहीं सकते, इसमें यही तरीका है, इंटीग्रेशन वाला तरीका है। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि टाइम हो गया है, और अभी मैं संडे को एक क्लास कल रखना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, है ना। क्यों, तो कितने टाइम रख लिया जाए? उसमें थोड़ा एलोबरेट कर दूंगा मैं, लंबी क्लास होगी थोड़ी सी। कल मॉर्निंग सेशन में रख लें, कल संडे है कि सैटरडे है? Saturday. सैटरडे। तो पर संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा ना, है ना, मैं अनाउंस कर दूंगा। तो करीब 2 घंटे की क्लास होगी, तो इसके एप्लीकेशंस में निपटा दूंगा जो गॉस थ्योरम। तब तक ये चीजें जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सर कल क्लास ले लीजिए। कल तो ऑलरेडी बहुत सारी क्लास होती है, तो कल देखूंगा, अभी डिस्कस कर लेंगे ना ग्रुप पर, बता देना जैसा। Okay. कल भी ले सकते हैं ना, अगर कल ऑफ है क्या स्कूल में? No, sir. चलो देखते हैं, टाइम अगर रहेगा तो कल ही लेंगे, नहीं तो परसों तो लेंगे ही ना, और कल भी ले लेंगे। ऐसा एक क्लास जरूरी है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन फिर मैं समझा दूंगा क्या है। चलो ठीक है।